व्हाट इफ सारे हाशिरास डीमन होते तो उनके डीमन होने के पीछे का रीजन और कहानी क्या होती। तो स्वागत है गाइस हमारे ऑल हाशिरास व डीमन पार्ट 2 वीडियो में। हाँ, पिछली वीडियो में हमने ग्यू में सानेमी, ओबनॉय और म्योचिरो को कवर किया था और उनको अपर मून 1 to 4 की रैंक दी थी। जिसके बाद मैंने थोड़ी सी स्टडी की और मुझे पता लगा कि नहीं यार, क्योंकि ग्यो, ओबनॉय और म्योचिरो दोनों से ज्यादा पावरफुल है। जो मुझे पता लगा डीमन स्लेयर डाटा बुक और दूसरी स्टोरी से। वीडियो चालू करते हैं डीमन ग्यो से और उसके पीछे की कहानी कि वो डीमन कैसे बना। इसके साथ साथ तुमको भी ये वीडियो लाइक करनी पड़ेगी और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कमेंट करके मुझे बताओ क्या ग्यो सही में इतना पावरफुल है। यहाँ स्टोरी की शुरुआत होगी ग्यो की फैमिली पर एक डीमन के द्वारा अटैक से, जहाँ ग्यो को उसकी बड़ी बहन इस बार भी बचा लेगी पर वो मारी जाएगी और सोसाइटी के जो लोग होंगे वो ग्यो को पागल घोषित कर देंगे कि भाई ये क्या बात कर रहा है, कौन सी डीमन की बात कर रहा है। इसकी वजह से पहली बार ग्यो के दिमाग में सोसाइटी के लिए एक हेट पैदा होगा और अपनी फैमिली के लिए एक थोड़ा सा बदला। जिसके बाद उरोकोडाकी ग्यू को अपने अंडर लेके साबितो के साथ ट्रेन करेगा, जहां डीमन स्लेयर सिलेक्शन पीरियड में ग्यू साबितो को भी खो देगा एक डीमन के हाथों। जिसके बाद एक दिन वो किसी एक लोअर मून को मारकर फ्रस्ट्रेशन में उसका ब्लड पी लेगा। लोअर मून का ब्लड पीने के बाद ग्यू को एक बहुत ज्यादा इमेंस पावर फील होगी अपनी बॉडी में, पर वो पूरी तरह डीमन नहीं बनेगा। जिस चीज को नोटिस करेगा मुजान और वो ग्यू को पर्सनली डीमन बनाने आएगा। जिसके बाद जन्म होगा डीमन ग्यू का। जैसा कि हम जानते हैं कि डोमा का जो ब्लड डीमन आर्ट है दैट इज आइस को कंट्रोल करना, उसके थ्रू सब कुछ काम कराना। यहाँ हम देखेंगे कि ग्यू वाटर ब्रीदिंग तो यूज कर ही पाएगा, प्लस वो वाटर कंट्रोल भी कर पाएगा, जैसे वाटर से बड़े बड़े ड्रैगन्स बनाना, जैसा कि नारुतो के अंदर सेकंड होकागे करता था। अलग अलग टेक्निक जैसे वाटर प्रिजन, किसी भी एरिया में इतना पानी ला देना कि बंदा मूव ही ना कर पाए। जहाँ ग्यू एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन घोषित होगा। पहला डीमन बनेगा जो नेचर के 5 बेसिक एलिमेंट्स में से किसी एक पावर को यूज कर पाएगा, दैट इज वाटर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डीमन रेनगोकू की तरफ, जो तुम्हें यूट्यूब पर बहुत जगह मिल जाएगा और मैंने भी अपने किसी एक व्हाट इफ वीडियो में वो चीज बताई है। बट फिर भी मैं तुम्हें एक शॉर्ट में थ्योरी बता देता हूँ कि कैसे रेनगोकू डीमन बनेगा। उसकी बहुत सिंपल सी थ्योरी है कि जब आकाजा ने रेनगोकू को ऑफर किया था डीमन बनने के लिए, रेनगोकू उस चीज को बोल देगा। जिसके बाद वो कोकुशिबो जितना ऑलमोस्ट पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि फ्लेम्स इज इक्वल टू फायर और वो एक नेचर का बेसिक एलिमेंट्स में से आता है, जहां हम जानते हैं बेसिक एलिमेंट्स कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। प्लस शायद रेनगोकू इकलौता ऐसा डीमन हाशिरा होगा जो अपनी नेचरिन स्वॉर्ड को रेड कर पाएगा अपनी फ्लेम्स के थ्रू, क्योंकि रेनगोकू जब डीमन बन जाएगा उसकी फ्लेम्स और ज्यादा हॉट और उसका ब्लड डीमन आर्ट की वजह से उसकी स्वॉर्ड बहुत जल्दी रेड हो जाएगी, जैसा नेजुको अपने फ्लेम्स की वजह से तांजीरो की स्वॉर्ड को रेड कर देती है। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि जो रेनगोकू होगा वो डीमन बनने के बाद हो सकता है सानमी से ज्यादा पावरफुल हो जाए। जिसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे फ्लैश हाशिरा टेंजन उजुई की तरफ। यहाँ हम जानते हैं कि टेंगेन का जो पास था वो बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था। हाँ, बचपन में उसने ट्रेनिंग के दौरान अपने 8 सिबलिंग्स खोए थे और हो सकता है शायद कुछ सिबलिंग्स को उसे खुद मारना पड़ा। ये चीज टेंगेन को डीमन बनने के लिए फोर्स नहीं करेगी, बल्कि एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में जहाँ ग्युतारो ने तांजीरो को डीमन बनने के लिए ऑफर दिया था, इस बार कुछ चेंजेस की वजह से ग्युतारो टेंगेन को वो ऑफर देगा। जिस पॉइंट पे बेसहारा फील करके वो अपनी तीनों वाइफ्स और तांजीरो, इनुसुके और जेनित्सु को बचाने के लिए वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि वो उन सबको भी अपने सिबलिंग्स की तरह खोना नहीं चाहता था। और जहां हम जानते हैं कि टेंगेन सबसे ज्यादा फास्टेस्ट हाशिरा है, तो बिना किसी डिफिकल्टी और पॉइजन होने के बाद भी एक अपर मून 6 की स्पीड पे इजीली कोप कर पा रहा था। तो डीमन बनने के बाद वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट डीमन बन जाएगा। और जहां बात करें उसके ब्लड डीमन आर्ट की, वो भी बहुत यूनिक होगा। टेंगू के एक क्लोन की तरह ही टेंगेन भी साउंड वेव्स बना पाएगा। जहां साउंड ब्रीदिंग की वजह से टेंगेन की स्वॉर्ड ब्लास्ट क्रिएट करती थी, वहां उसके ब्लड डीमन आर्ट की वजह से वो ब्लास्ट बहुत ज्यादा रियल हो जाएंगे, वो ब्लास्ट और ज्यादा सीरियस होने लगेंगे। प्लस टेंगेन अपनी बॉडी से साउंड वेव्स फेंक पाएगा, जैसे मुजान एक ब्लास्ट फेंकता था, जिसकी वजह से आसपास की सारी चीजें दूर चली जाएंगी। तो टेंगेन को एक इनविजिबल बैरियर जैसा प्रोटेक्ट करेगा। समझ रहे हो, एक ऐसा डीमन जो अंधा फास्ट है, प्लस उसको तुम छू भी नहीं सकते क्योंकि भाई वो साउंड वेव्स छोड़ रहा है, तुम उसके पास नहीं जा सकते। जहाँ टेंगन एक अकाजा के लेवल तक पहुंच जाएगा, पर वो फिर भी एक लोअर मून पे रहेगा, क्योंकि बचे हुए 6 हाशिरास उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है। लोअर मून 7 के बाद बारी
जाएगी लोअर मून 8 जो बनेगी हमारी क्यूट मित्सुरी, जिसकी मेरे को कोई स्टोरी समझ नहीं है यार। मतलब मैंने इतना दिमाग लगाया पर इस लड़की की जिंदगी में कुछ सैडनेस है ही नहीं, बस इसलिए वो डीमन स्लेयर्स में आ गई क्योंकि उसको कोई पति नहीं मिल रहा था। मतलब इतने सारे डीमन स्लेयर फैंस बैठे हैं, इतने व्यूज बैठे हैं, उनमें से किसी को चुन लेती, पर नहीं भाई, उसे तो हाशिरा बनना था ना। अब इस चीज में तुम मेरी मदद करो कि मित्सुरी की जिंदगी में क्या वो सैडनेस होगी जिसकी वजह से वो डीमन बन जाएगी। मतलब एक पॉसिबल स्टोरी हो सकती है कि अगर मुजान कभी लास्ट बैटल में कभी हारता नहीं तो एंडिंग में जाते जाते सारे डीमन स्लेयर्स को देखता सब मर जाते, बट मित्सुरी बच जाती तो उसे डीमन बना देता। वो स्टोरी बहुत ज्यादा अटपटी है, बहुत ऐसा कि इजी टू गो, क्योंकि अगर मित्सुरी एक हाशिरा से डीमन बनती तो बहुत ज्यादा जहां हम देखते हैं मित्सुरी का ब्रीदिंग स्टाइल जो लव ब्रीदिंग है, तो उसका ब्लड डीमन आर्ट विल बी रिलेटेड टू लस्ट। हाँ, जब जब वो अपनी ब्रीदिंग स्टाइल यूज करेगी तो उसके ब्रीदिंग स्टाइल की वजह से आसपास एक ऑरा और एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, जिस चीज की वजह से जो जो उसमें रहेगा वो उसके प्यार में पड़ता जाएगा। और क्योंकि हाशिराज बिना ब्रीदिंग स्टाइल के कुछ कर नहीं सकते, तो अगर वो सांस लेंगे तो वो मित्सुरी के जाल में पक्का फंसते जाएंगे। मतलब लोअर मून होने के बाद भी मित्सुरी हाशिराज और डीमन स्लेयर्स को हराने में ज्यादा कैपेबल होगी, क्योंकि भाई जब वो चाहेंगे ही नहीं उसे मारना तो मारेंगे क्यों। अपर मून से कम पावरफुल होगी, बस जो डीमन स्लेयर की हवस है वो उन्हें हरवा देगी मित्सुरी से। इस बारे में और बात नहीं करते क्योंकि मेरी वीडियोस बच्चे भी देखते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम जाएंगे वीकेस्ट हाशिरा शिनोबू के पास, जो हम वीकेस्ट नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उसने डोमा की अय्या बैया कर दी थी, बट शिनोबू बीइंग वन ऑफ द फास्टेस्ट हाशिरा बॉडी में बहुत वीक है, प्लस उसके स्लैशेस ज्यादा पावरफुल नहीं है। शिनोबू की स्टोरी में भी कुछ ज्यादा फ्लॉज नहीं मिले मुझे जिससे मैं उसे डीमन बना पाऊं, पर एक बहुत परफेक्ट मोमेंट था कि डोमा ने जब शिनोबू को खाया था, उस पॉइंट पर डोमा उसे डीमन भी बना सकता था। डोमा शिनोबू से इतना ज्यादा इफेक्टिव और अट्रैक्टेड होगा कि डोमा जैसे उसने गितारो को डीमन बनाया था, शिनोबू को फोर्सफुली डीमन बना दे। यहाँ शिनोबू एक बहुत ही स्पेशल डीमन बनेगी, क्योंकि जब डोमा शिनोबू को डीमन बनाएगा तो शिनोबू की बॉडी के अंदर विस्टीरिया पॉइजन बहुत ज्यादा होगा, जिस वजह से जब शिनोबू डीमन बनेगी तो कहीं ना कहीं वो विस्टीरिया पॉइजन से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेगी। मतलब विस्टीरिया फ्लावर्स और विस्टीरिया पॉइजन शिनोबू पे कभी काम ही नहीं करेंगे फ्यूचर में डीमन बनने के बाद। एक ऐसा डीमन जिसकी सिर्फ वीकनेस एक ही है, निरिचिन स्वॉर्ड एंड सनलाइट। जहाँ शिनोबू का ब्लड डार्ट रिलेटेड होगा पॉइजन से और उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी भी। तो अब तुम्हें मालूम है कि सारे के सारे हाशिरा अगर डीमन बनते तो क्यों बनते और कैसे डीमन होते। पर क्या तुम्हें मालूम है अगर अकाजा और डोमार्ड कभी डीमन स्लेयर होते तो कैसे डीमन स्लेयर होते, या फिर कभी तांजीरो, जेनित्सु और इनुसुकी तीनों के तीनों ही डीमन होते तो स्टोरी लाइन क्या होती। ये दोनों वीडियोस देखनी है तो ये साइड में क्लिक कर देना। प्लस अगर व्हाट इफ कंटेंट और देखना चाहते हो तो मेरा चैनल चेकआउट करो। तब तक के लिए मिलते हैं हम अपनी कोई नेक्स्ट व्हाट इफ वीडियो में। सायोनारा, अस्सलाम वालेकुम।